So today we are going to start Ampere circuital law and its application. So Ampere's क्या लिख दिया Ampere circuital law and its application. So सबसे पहले हम एप्लीकेशन से पहले समझते हैं कि व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ. सो ये एम्पियर सर्किटल लॉ ये ठीक वैसा ही है जैसा गॉसेस लॉ था. तो ठीक है जैसे गॉसेस लॉ था किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने देखा था कि गॉसेस वाज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ. ठीक ऐसे यहाँ पर जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ. जो बायोट-सावर्ट लॉ ने बोला था कि किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट से अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड dV is equals to mu naught I dl sin theta upon r square या वेक्टर फॉर्म में mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube. सो ये हमने देखा था. ठीक वो का वही जो रिजल्ट जो मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट लॉ के थ्रू मिलता है वही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को या अमाउंट को एम्पियर सर्किटल लॉ के स्टेटमेंट इसके फॉर्मूले से भी यूज किया जा सकता है, उससे भी डेराइव किया जा सकता है. तो बेसिकली ये लॉ बोलता क्या है, एम्पियर वाज द साइंटिस्ट हु गेव दिस लॉ. तो इसने भी बेसिकली किया क्या, इसने भी वही किया था जैसे ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो एम्पियर ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स भी लगना चाहिए. तो ये चीज आगे देखेंगे, ऐसा हुआ भी से इसने एक्सपेरिमेंट करके बताया. तो उसी बेस पे इसने देखा कि इसका मतलब तो फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसी चीजें चल रही थी वैसी की वैसी चीजें यहाँ भी चलनी चाहिए. कि अगर कूलॉम्स लॉ ने कुछ स्टेटमेंट बोला था और उसको गॉस ने दूसरे तरीके से बताया था तो मैं भी बायो-सावर्ट लॉ को दूसरे तरीके से अपने तरीके से समझा दूं. तो इसने क्या बोला, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि अगर द लाइन इंटीग्रल, पहले मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ the line integral of magnetic field B vector, the line integral of magnetic field through a closed curve is equal, क्लोज कर्व बोल दो, क्लोज सर्किट बोल दो, ठीक है. सो क्लोज कर्व इज इक्वल टू, क्लोज कर्व की जगह आप चाहो तो सर्किट यूज कर सकते हो, सर्किटल लॉ इसलिए बोलते हैं. क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट को अगर I बोल दें तो टोटल करंट I पासिंग थ्रू दैट सर्किट या पासिंग थ्रू दैट कर्व, पासिंग थ्रू दैट सर्किट या कर्व, क्लोज कर्व. तो ध्यान से देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, गॉसेस लॉ से. गॉसेस लॉ क्या बोलता था, गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट था कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E डॉट ds, सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन करना है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना है सरफेस यानी कि एरिया वेक्टर के साथ, ये बोलता था. तो ये तो हुआ इसका वर्डिंग. और इसका फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है, यानी कि अगर मैं बोलूं गॉस लॉ, एक्चुअल में गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो गॉस लॉ ये बोलता है कि गॉस लॉ इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ सिग्मा क्यू, टोटल चार्ज. तो ये गॉसेस लॉ किसके लिए डिफाइंड है, बेसिकली क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन. कौन सा इंटीग्रेशन,
सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्टेटमेंट होता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सरफेस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को ही वहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे थे ये, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स अभी नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट DA ही कहलाएगा यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ सरफेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या है, लाइन इंटीग्रेशन। तो अगर मैं लाइन इंटीग्रेशन बोलूं तो ये तो हो गया लाइन इंटीग्रेशन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैंने लिखा B डॉट DL, ये तो हुआ B लाइन इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I टोटल। टोटल करंट जो एंक्लोज है उस क्लोज सर्किट के थ्रू, उस क्लोज सर्किट में रहने वाली, जैसे समीशन क्यू क्या था हमारा, टोटल चार्ज था किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जो हम गॉसियन सरफेस चूज करते थे उसमें रिजाइड करने वाला टोटल चार्ज। इसी तरह से आई टोटल क्या है, जो भी आप यहाँ पर एक लूप सेलेक्ट करोगे, तो ठीक वैसे जैसे यहाँ पर इमेजिनरी लूप सेलेक्ट करते थे उसको गॉसियन लूप बोलते थे, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हम फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करने के लिए हम एक इमेजिनरी लूप्स को सेलेक्ट करेंगे जिसको एम्पियर लूप बोला जाएगा, एम्पीरियल लूप, गॉसियन लूप, एम्पीरियल लूप। उसके अंदर, तो उस लूप के अंदर जैसे यहाँ पर हम सेलेक्ट करते थे, इसके अंदर टोटल चार्ज जो भी था वो क्यू था, तो समीशन क्यू कैपिटल क्यू के बराबर होता है। तो ठीक इसी तरह से अगर इसके थ्रू कोई आई करंट पास हो रही हो तो ये आई इसके अंदर एंक्लोज है ही सही, या इसमें से पास हो रही हो कैसे भी, इसमें टोटल करंट जो दिख रही है उसके थ्रू वो टोटल करंट यहां पर आएगी। दैट्स ठीक है, दैट्स इट। तो यहां पर समीशन क्यू की जगह देखें तो आई टोटल आ गया कंपैरिजन वाइज, तो 1/ε0 का एनालॉगी हो गया म्यू नॉट। ठीक है, व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट हम पहले देख ही चुके हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज वाज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है परमिटिविटी, ये है परमिएबिलिटी, और दोनों में रिलेशन क्या होता है वो आप लोगों को पता ही है, सी मैग्नेटिक उससे स्पीड ऑफ लाइट से रिलेशन है ना, अंडर रूट 1/√ε0 म्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी, 1/√μ0 इज इक्वल्स टू सी, ये होता है इसमें, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एम्पियर लॉ। इसने अपना लॉ दिया, देखते हैं कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है इसमें। सो इसी को अगर अगर सिंपल वे में बोले तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई क्लोज कैसा भी फिगर हो सकता है वो रेक्टेंगल हो सकता है वो स्क्वायर हो सकता है वो सर्कल हो, ठीक है, उसके अंदर टोटल करंट जो भी उसके थ्रू एंक्लोज हो रखी है वो है आई। तो पहली चीज यहां तो हो जाएगा म्यू नॉट आई। अब अगर मान लीजिए सर्कल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेट वायर के थ्रू जब डिस्कशन तो उसमें सर्कुलर पैटर्न बनेंगे, तो अभी आप सर्कल के लिए समझिए। अगर मैं एक स्ट्रेट वायर ले लूं जिसमें कोई करंट फ्लो हो रही हो, तो यहाँ पर एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड ये लूप फॉर्म के अंदर तैयार हो रहा होगा, और पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर अगर इसकी डायरेक्शन पूछूं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन कहलाएगी। यहां पूछूं तो ये टेंजेंशियल, यहां पूछूं तो ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, तो हर जगह टेंजेंशियल डायरेक्शन की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अगर ये सर्कल बना रहा है प्रॉपर, सो हर जगह रेडियस आर होने के कारण जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम रहेगा। सो अगर मैं यहां पर बोल दूं कि मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए और उसकी पूरी पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो जैसे यहाँ पेरीमीटर का काम कौन कर रहा होगा, 2πr, ठीक है। इस 2πr को अगर थोड़ी देर के लिए पेरीमीटर की टर्म्स में लेंथ कैपिटल L बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल लेता AB, तो इसकी पेरीमीटर होती है 2a + 2b, 2a + b, 2 × a + b, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। इस पूरी सम ऑफ ऑल साइड्स को अगर हम L बोल दें, तो हर एक पॉइंट पर अगर B कांस्टेंट बना रहे मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाले अलग अलग हो, तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट को वैसे भी स्केलर क्वांटिटी देता, तो ये B और टोटल लेंथ ये मिलकर के BL = म्यू नॉट आई होता है। ये सिंपल वे में अभी हम देखेंगे कि ये कैसे होने वाला है। तो दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट कि मैग्नेटिक फील्ड
किसी भी पेरीमीटर, क्लोज पेरीमीटर के अराउंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट टोटल पेरीमीटर, जहां पे जिस पेरीमीटर के अलोंग अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बना रहे तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई, उस क्लोज एज्यूम्ड सरफेस के थ्रू पास होने वाली करंट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू प्रूव कि क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि वाकई में यही एम्पियर सर्किटल लॉ आता है। और अगर आप बोल रहे हैं कि दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, तो क्या आप बायोट-सावर्ट लॉ से को यूज करके इसका ये स्टेटमेंट ला सकते हो क्या, म्यू नॉट आई? देखते हैं, ठीक है। सो इसका प्रूफ देखते हैं साहब। प्रूफ क्या है, हमारा एम क्या है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, पहले आपको एम पता होना चाहिए कि हमें प्रूव करना है कि अगर आपको बी पता हो, डीएल वगैरह पता हो, तो इनका इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई आना चाहिए। ये लेकर के आना है हमें, ऐसा कुछ काम करके ये लेकर के आना है, ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करना है किसके थ्रू, बाय यूजिंग जो पहले से ही पता है, बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ को यूज करके हमें क्या प्रूव करना है, म्यू नॉट आई लाना है। ये निकाल के, मतलब ये हमें फाइंड करना है और ये बताएंगे कि ये जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो फाइनली इसके इक्वल आएगा। ये हमारा इसका प्रूफ रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें बायोट-सावर्ट लॉ तो पता ही है, और हमने स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए भी कर रखा है, तो हम उस पर लगा करके ये काम करते हैं और बताएंगे कि उससे भी यही आने वाला है। सो लेट वी हैव इनफाइनाइट लॉन्ग current carrying straight wire through which I current is flowing. ठीक है, तो पहले बना देते हैं, इधर बना देते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए डाउन टू अप डायरेक्शन के अंदर आई करंट फ्लो हो रही है। ये अभी हमने बोला है। नाउ लेट वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, या वी नीड टू फाइंड, क्यों करेंगे हम, तो वो तो पता ही है। देन द मैग्नेटिक फील्ड due to this wire at a perpendicular distance, अगर मैं यहां पर स्मॉल r बोल दूं, perpendicular distance r from the wire, then the magnetic field due to this wire at a perpendicular distance r from the wire will be given by according to बायोट-सावर्ट लॉ। और बताइए आपको क्या ये पहले से पता है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी r डिस्टेंस पर जहां पे पॉइंट P हो, तो बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एवरीवन? टोटल B टोटल शुड बी थोड़ा जोर से, वेरी गुड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, उसका यूज करके इसकी एप्लीकेशन से पूरा निकाल चुके हैं। हमें पता था ये इनफाइनाइट है, तो sin phi1 sin phi2 वो वाला जो एक्सप्रेशन आया था phi1 phi2, हमने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r sin phi1 प्लस sin phi2, phi1 phi2 दोनों 90 डिग्री हो चुके हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इस r डिस्टेंस पर, अगर ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इससे r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस कहां हो सकती है? इधर भी हो सकती है, ये भी डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है,
तो सब तरफ आर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका पैटर्न कैसा होता है, शेप कैसा होता है, बोलो, सर्कुलर, सर्कुलर है ना। तो ये सर्कुलर शेप बना दिया, भावनाओं को समझ जाना, सर्कुलर ही, ठीक है। ये सर्कुलर शेप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, अगर मैं इसके कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे पूछूं, इस पी पॉइंट पर भी जहां है वैसा का वैसा, तो इस जगह पे डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर मैं यहां पूछूं, इधर की तरफ पूछता, तो इसकी डायरेक्शन एरो के हिसाब से देखें तो ये जा रही है करंट, तो कौन से किस तरह से घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सो यहां से एंटी क्लॉकवाइज, इस जगह पूछूं तो इसका मतलब इधर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इधर भी, यहां पे भी पूछूंगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही होगा। अगर आप वेक्टर फॉर्म में बोलोगे तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। अलग अलग क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछ लूं तो ये भी बी कहलाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये भी बी कहलाएगा म्यू नॉट आई। इसका मतलब मैं कहीं पे भी पूछूं, हर जगह, क्योंकि डिस्टेंस आर ही रहेगी, हर जगह डिस्टेंस आर ही रहेगी, आर ही रहेगी, इस वजह से सभी जगह डायरेक्शन अलग अलग हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये हम जानते हैं किससे, बायो-सावर्ट्स लॉ से। तो बायो-सावर्ट लॉ से बी तो पता चल गया, हमें क्या प्रूव करना है कि इस बी का जो भी बी निकले उसका डॉट प्रोडक्ट डीएल से करना है। तो डीएल क्या ले, तो हमने क्या किया, डीएल क्या है यहां पर, डीएल हमें मानना था किसी क्लोज पाथ के अंदर रहने वाले एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स। तो एम्पियर लॉ क्या बोल रहा है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड कर्व और थ्रू अ क्लोज सर्किट। तो पहले हमें एक एम्पीरियल लूप क्लोज सर्किट की इमेजिनेशन करनी है। तो हमने कैसे इमेजिन करी, ये कि यही इमेजिन कर ली कि हमने आर डिस्टेंस पर एक सर्कुलर एम्पीरियल लूप मान लिया, ये मान लिया, जो एक्चुअल में कुछ नहीं और कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का ही शेप है। सो ये अब हमारे लिए क्या हो चुका है, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट कौन सा, इसी को क्या बोल रहे हैं, एम्पीरियल लूप। अकॉर्डिंग टू, अगर हमें एम्पीरियल लॉ प्रूव करना है तो जो वो बोल रहा है वो काम तो करने ही पड़ेंगे। तो उसने कहा कि पहले कोई सा भी एक क्लोज सर्किट मान लो, मान लिया कि लेट सपोज आर रेडियस का एक सर्कल हमने बोल दिया कि ये तुम्हारे लिए है एम्पियर, ठीक है। तो एम्पीरियल लूप हमने बोल दिया कि यही है, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है, तुमने मान लिया ये वाला, तुमने मेरा काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उसके अंदर लाइन इंटीग्रेशन करो इस मैग्नेटिक फील्ड का। तो लाइन इंटीग्रेशन कैसे करूं, ये तो पूरा का पूरा सर्कल है, इसका लाइन इंटीग्रेशन कैसे करूं, क्योंकि भाई इसको लाइंस में तोड़ लो। लाइंस में तोड़ने का मतलब क्या है, हर एक जगह पे स्मॉल स्मॉल डीएल एलिमेंट्स चूज कर लो। डीएल एलिमेंट चूज करोगे तो हर एक टुकड़ा एक स्ट्रेट लाइन की जैसे ही एक्ट करेगा। तो हर एक लाइन का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो और टोटल इंटीग्रेशन कर डालो। सो यही तो ये बोल रहा है, बी डॉट डीएल ही तो बोल रहा हूं। एम्पियर ने कहा देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड और इसका डीएल पहले कहीं पे भी निकाल लो, ऐसे बी डॉट डीएल निकाल के सबको ऐड कर दो। अच्छा साहब, इसने यहां पर हमने इस पी पॉइंट पर देखा, पी पॉइंट पर मान लीजिए ये डीएल वेक्टर है। तो डीएल वेक्टर एरो के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज एरो चल रहे थे, तो हमने भी इसको एरो ऐसे ही दे दिया एम्पियर लूप में भी, कि मान ली कि इसके अंदर ये इस तरह से पूरी एंक्लोज जो करंट है उसका सर्किट इसी तरीके से फ्लो कर रहा है जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड था। तो ये डीएल वेक्टर इधर, और इसी पॉइंट पर इस पूरे स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी इधर ही है। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो हम क्या यहां बोल सकते हैं, अगर फर्स्ट एलिमेंट के लिए ले लूं कि बी एंड डीएल, बी1 वेक्टर और डीएल वेक्टर, ये कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, बोलिए 0 डिग्री। 0। सो B1 डॉट डीएल, इसको कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डीएल cos 0, और B1 का मैग्नीट्यूड तो हम B बोल रहे हैं, तो ये आएगा BDL cos 0।
अगर मैं यहाँ पे पूछ लूं, मान लीजिए यहाँ पे ये इसको अभी अलग देते हैं, इसको B2 बोल देता हूं और B2 भी B होगा, तो इस जगह का ये एलिमेंट नजर आ गया आपको, देखो डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर किधर है, इधर, और B2 वेक्टर भी इधर ही है। तो अगर मैं B2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूं डीएल के लिए, क्योंकि हमें B1 B2 B3 ऐसे हर एक के लिए निकालने, तो हर एक में ये डीएल इधर B इधर, डीएल जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में B आएगा, B वेक्टर आएगा। लेकिन उनका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसमें मैग्नीट्यूड नजर आएगा आपको, BDL कॉस और हर एक में 0। सो आपको अल्टीमेटली चाहे डायरेक्शन कुछ भी रही हो, मैग्नीट्यूड तो B ही निकलेगा, BDL। तो अगर मैं टोटल सबका सम करूं तो क्या BDL ही मिलेगा? तो यहां मैं लिख रहा हूं now since in this Amperian loop, since in this Amperian loop of radius r dl vector and B vector at each and every point are parallel, that is along the same direction, therefore angle between B vector and DL vector will be 0 degree. Therefore, according to Ampere's statement क्या है? Statement for line integration of magnetic field B through this closed circuit will be, और अब ये पूरी कहानी मैं यहां पे कर रहा हूं, उधर मैंने थ्योरी लिख दी है, अब आप देखिएगा क्या लिखूं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, बताइए क्या बनेगा, BDL cos 0, BDL cos 0 का मतलब BDL only, since B is constant at each and every point, at everywhere, और कितनी वैल्यू है इसकी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हर जगह पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है, तो B कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूं, तो मैंने लिख दिया B क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DL। B की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलिए, टोटल लेंथ ऑफ क्लोज्ड एम्पीरियन लूप। इंटीग्रेशन ऑफ DL का मतलब क्या है, टोटल लेंथ, किसकी लेंथ, क्लोज्ड सरफेस, जो आपने क्लोज सर्किट लिया, क्लोज्ड एम्पीरियन लूप, और एम्पीरियन लूप आपने कौन सा लिया है, R रेडियस का ही लिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर। तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, क्या बच रहा है, म्यू नॉट आई। तो इसका मतलब ये किसके बराबर चल रहा है, इधर B डॉट DL, ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है, B डॉट DL के। तो फाइनल आंसर क्या आया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। कितनों को समझ में आ गया प्रॉपर्ली? तो अभी हमने डेराइव किया क्या, एम्पियर्स सर्किट लॉ को बायो-सावर्ट लॉ से। अब हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, सॉरी एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसका मतलब अब
हमें पता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, क्योंकि ये प्रूव किया जा चुका है कि हाँ भाई एम्पियर सर्किटल लॉ से इसको हम यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, बस इसके अंदर एजम्पशन क्या लेनी है, एम्पियरियल लूप, क्लोज लूप आपको अज्यूम करना पड़ेगा। और उसको अज्यूम करने में कुछ छोटी मोटी क्या चीज रखनी चाहिए कि कन्वीनियंट लूप, यानी कि सिमेट्रिक फिगर चूज करना चाहिए। तो अब इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। लेट सपोज जैसे भी हमने स्ट्रेट वायर के थ्रू बायो-सावर्ट लॉ यूज करके ये लेकर के आए, इससे अब हम स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं आर डिस्टेंस पर, और हमें पता है वो कितना आना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड by using magnetic field at a perpendicular distance, small r या a आप जो बोलना चाहो वो लिख सकते हो, by using perpendicular distance r to obtain the magnetic field at a perpendicular distance through a long infinitely long straight wire। ये हमें यूज करना है, किसका यूज करके, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ओके साहब। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि पहले तो आप जो आपको दे रखा है वो काम कर लो। तो बोल दिया कि ये काम कर लिया, हमको ये दे रखा था कि करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर आपको दे रखा है कि ठीक है, बना लिया तुमने, बना लिया साहब हमने। कि अब एम्पियर बोलता है कि जहां पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पहले वो पॉइंट बना लो। तो बोला गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे, तो उसने कहा बताओ कहां पे लो, तो कि या तो यहाँ पे ले सकता हूँ, मान लो ये आर है तो यहाँ पे भी हो सकती है, या इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो कोई एक पॉइंट मान लो, ये मान लिया पॉइंट, तो ये ओपी डिस्टेंस बोल दी गई आर है। तो इसने कहा अब ऐसा एक लूप सेलेक्ट करो, एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करो, जिसमें ये जो पी पॉइंट है वो हमेशा आर डिस्टेंस पे बना रहे। तो वो लूप कैसा होना चाहिए एवरीवन, ये लूप कैसा होना चाहिए, सर्कुलर। सो उसने कहा कि एक जो मैं बोलता हूं वो करो तुम। तो एम्पिरिक क्या बोलता है, एक क्लोज लूप ऐसा एज्यूम करो जिस एम्पीरियन लूप से हर जगह पर डिस्टेंस आर बनी रहे वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया सर्कुलर लूप हो गया साहब, और ये क्लोज लूप हो गया कि बहुत बढ़िया बात। ठीक है, एज्यूम कर लो कि जो इसके अंदर करंट है वो टोटल आई, क्योंकि इससे पास हो ही रहा है वायर, इसी के चारों तरफ है, तो इसके अंदर टोटल करंट कितनी है अज्यूम कर रहे हैं, या कितनी इससे पास हो रही है एक्चुअल में, आई करंट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फिर से वही काम का कहानी करोगे। आप कहोगे कि इसके किसी पॉइंट पर, जिस भी जगह पे निकालना है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे डीएल वेक्टर का, और इस पूरे एम्पीरियन लूप को आप डीएल वेक्टर के अंदर ब्रेक कर लोगे, और उस डीएल वेक्टर के थ्रू हर एक जगह आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो आप जहां भी देखोगे, हर जगह पे जहां भी आपने सेलेक्ट किया है डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल। अब थ्योरी लिखी जा चुकी होगी, अब मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, पूरी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ऑलरेडी की जा चुकी है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, through this closed circuit total enclosed current is I, so therefore it should be equal to. Now here since B and DL are parallel at each and every point same direction में, मतलब therefore theta 0 degree between them, so it will be equals to BDL is equals to mu naught I,
since b is constant at each and every point can be taken outside. अभी हमें पता नहीं है b कितना है, b फाइंड करने वाले हैं हम इसका यूज करके mu naught I. Here the integration of dl is the एम्पियर लूप का टोटल लेंथ. एम्पियर लूप की टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? सरकमफेरेंस 2 pi r. 2 pi r. तो b क्या निकल गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई. देखो ये कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमने करी थी. phi 1 लिया था, phi 2 लिया था, पहले फाइनाइट के लिए निकाला था. यहाँ बिना कुछ किए डायरेक्ट ही आ गया. कितनों को समझ में आ गया प्रॉपर्ली? बड़ी इजी तरीके से आ गया एम्पियर्स लॉ के